इससे बढ़िया देखिए किसी कार्यक्रम की शुरुआत क्या हो सकती है, श्री गणेश ही शंखनाद के साथ। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद आपके साथ हूं और 2022 का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है उसी पर यह खास कार्यक्रम एबीपी न्यूज पर आप देखने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देश भर के 22 विद्वान ज्योतिष इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आप जानेंगे इस सूर्य ग्रहण के बारे में और आने वाले कल के बारे में भी कि आखिर ज्योतिष शास्त्र जो है वो क्या कहता है, उसकी गणना के मुताबिक आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं और इस सूर्य ग्रहण पर किन बातों का ख्याल रखें और खास तौर पर चूंकि दिवाली है तो पूजन विधि क्या हो, इसके अलावा भी और तमाम चीजें। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं और सबसे पहले अजय भांबी जी आपके पास में आना चाहूंगा। इस बार का ये सूर्य ग्रहण आपकी गणना के मुताबिक कितना अलग है पहले से? हाँ। सूर्य ग्रहण इसलिए अलग है क्योंकि ये बहुत सालों के बाद उस समय हो रहा है जबकि दिवाली भी है और बाकी हमारे त्यौहार भी हैं। लेकिन इसमें इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि दिवाली वाले दिन सूर्य ग्रहण खत्म हो चुका है, इसलिए उसका इस ग्रहण का असर उस पर नहीं पड़ेगा। अच्छा, त्योहार पे असर नहीं पड़ेगा, त्योहार पे नहीं पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि वो खत्म हो चुका है। जो चीज़ खत्म हो गई उसका जो इम्पैक्ट था आगे आने वाले दिनों में पड़ता है, ना कि पीछे आने वाले दिनों में। अच्छा, इस पर मैं इनकी राय लेना चाह रहा हूँ। आप कह रही थी कि असर पड़ेगा। देखिए, हम दिवाली रात को मनाएंगे और दिवाली 5 दिनों का त्यौहार है और इस ग्रहण की वजह से एक एक त्यौहार आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो मुझे लगता है दिवाली इस बार ग्रहण के साए में है और इसका असर आपके मेरे जीवन पे, राजनीतिक उथल पुथल में और सबसे ज़्यादा मौसम पे पड़ता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। आपके मुताबिक सर क्या कहती है आपकी गणना? ऐसा है, देखिए दिवाली जो है वो 24 तारीख की है और ग्रहण 25 तारीख को हो रहा है, तो दिन के अनुसार इसका कोई असर नहीं है। पर क्योंकि ग्रहण का असर एक दिन पहले और एक दिन बाद का रहता है, इसीलिए टेक्निकली अगर बोला जाए तो एक ग्रहण का असर रहेगा ज़रूर, क्योंकि दोष लगता है नक्षत्र के एक आगे और एक पीछे में। तो ये स्वाति नक्षत्र में हुआ है, अगला दिन विशाखा है, तो विशाखा में भी दोष तो है ही है। तो अच्छा। इस प्रकार देखे जाए तो दिवाली पे कोई दोष नहीं है, उसमें कोई सूतक नहीं लग रहा। नहीं, तो मेरा सवाल यह है फिर कि क्या दिवाली इस बार ग्रहण के साए में है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो 24 की तारीख है उस दिन अमावस्या की शुरुआत हो रही है। जो तिथि जो उदय हो रही है वो अमावस्या की नहीं है, लेकिन जो आपके 25 तारीख की जो तिथि है वो अमावस्या की है। लेकिन जो रात आपको मिलती है 24 को, वो आपको 24 को ही अमावस्या मिल गई है। तो आप दिवाली मना सकते हैं उस दिन को, वो आपको चलेगा। लेकिन अगर 25 की तारीख है उसमें आप पूजन कर सकते हैं। अगर जो साधना में लोग हैं, जो सिद्धि चाहते हैं, उनके लिए वो अमावस्या की रात जो है वो 24 को ही है। अच्छा, तो उसको वो कर सकते हैं, इसलिए दिवाली पर जो है उस तरह का असर नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि सूतक चलता है, मतलब सूर्य ग्रहण का असर आप नहीं देखती हैं? देखिए, सूर्य ग्रहण का असर नहीं होता तो दीपावली 25 तारीख की ही होती। अच्छा, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। हमारे यहाँ जब हम मनवादी कल्प की बात करते हैं और संकल्प करते हैं तो प्रातः एक संकल्प होता है और हमारे यहाँ शास्त्रों में नियम है, जब भी ग्रहण होगा वो अमावस्या और प्रतिपदा में होगा और चंद्र ग्रहण होगा तो पूर्णिमा और प्रतिपदा में होगा, वो संयुक्त तिथि में होता है। तो हम ये सुविधा दे दी गई है कि 24 तारीख को आप रात्रि में पूजन करिए, क्योंकि वहाँ अमावस्या व्यापनी का सिद्धांत है। लेकिन जो पितृ कार्य हैं और सब कार्य हैं, और दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसे हमारा देश ही नहीं सारा विश्व इस पर देखता है और जीवन में आर्थिक मापदंडों को उथल पुथल मचाने वाला है। मैं उस पर आऊंगा। मैं दरअसल दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक जानकारी, डिटेल जानकारी आपको मिलेगी किस पर क्या असर होने वाला है। कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप इसमें? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या है कि अगर हम इसके बारे में बात कर लें कि ग्रहण का असर है या नहीं है, मैं राखी जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये 25 तारीख को ही दीपावली थी। क्योंकि पहले तिथि पे हम बात कर लेते तो 24 तारीख की शाम को 5 बजे से लेकर और 25 तारीख को शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक अमावस्या तिथि है। तो यानी 24 को भी है, 25 को भी है। वो ठीक है, हमारे पास है कि हम 24 को मना रहे हैं, ऐसा है हमारे पास, तो हमने 24 को कर दिया है। लेकिन उसका असर है और 27 साल में ऐसा योग बना है। मैं ये भी आपको अच्छा, मुहूर्त क्या है फिर अगर पूजा की बात की जाए तो? ग्रहण पर बात करूंगी। बोलिए। तो उसकी दिवाली की पूजा की बात हो रही है,
तो दिवाली के दिन सिंह लगन पर अमावस्या मिल जाए तो ये विशेष इसमें विधान होता है कि ये मंत्र शक्तियाँ, तंत्र शक्तियाँ सब जागृत होती हैं। और इस समय ग्रहण भी मिल रहा है साथ में कार्तिक भी अमावस भी है और साथ में मंगलवार भी है, अमावस है। तो ये सब मिलकर एक बहुत अच्छा संयोग बना रहे हैं। तो इसका जो हम बात कर रहे हैं कि दिवाली पर ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव होगा वो काफ़ी हद मतलब एक समझ में है ही नहीं, क्योंकि दिवाली तो पूजा का और उल्लास का त्योहार है। आपका क्या मत है? मेरा दृष्टिकोण है, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, काल रात्र निस्सर कुल केरी तह सीता पर प्रीत घनेरी। ठीक है, पहली बार इस प्रकार की परिस्थिति रात्रि में आ रही है कि वृष लग्न भी हमें अमावस्या में प्राप्त हो रहा है, मध्यकालीन पूरी तरह से अमावस्या तिथि है और सिंह लग्न तक, यहाँ तक कि सूतक भी विद्यमान नहीं हो रहा है। अच्छा। तो इस दृष्टिकोण से दिवाली आप एक दिन पहले दिवाली पड़ रही है वो जरूर देखा जा रहा है, सिर्फ एक सोच के हिसाब से कि हाँ एक दिन पहले पड़ गई इसलिए इसका हम प्रभाव सोच सकते हैं कि हो सकता है। अन्यथा दीपावली आप बड़ी श्रद्धा से मना सकते हैं। 24 तारीख को दीपावली मनाने का पूर्ण फल प्राप्त होता है, उस पर किसी प्रकार का बहुत बड़ा इम्पैक्ट चलिए, इम्पैक्ट नहीं, अब मैं पूजा के समय पे आऊंगा, मुहूर्त पर मैं चाहता हूं थोड़ी जानकारी दें दर्शकों को आप। बिल्कुल, देखिए ग्रहण जिस तरीके से अगले दिन है, और अगर हम पूजा की बात करते हैं तो पूजा हमेशा दिवाली की जो पूजा यानी दिवाली नहीं, सॉरी मैं तो दीपावली कहूँगी, क्योंकि दीपावली इसका सही नाम है। दीपावली के दिन जो पूजा का मुहूर्त होता है वो वृष लगन और सिंह लगन यानी स्थिर लगन में ही पूजा की जानी चाहिए। विशेष मुहूर्त वृष लगन और सिंह लगन क्यों होता है? क्योंकि ये स्थिर लगन होते हैं और हर व्यक्ति ये चाहता है कि लक्ष्मी की जो आराधना है वो स्थिर लगन में की जाए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है हमारे यहाँ पर लक्ष्मी स्थिर रूप में वास करे, चर रूप में वास नहीं करे। तो कभी भी चर लगन या द्विस्वभाव, बहुत मजबूरी है तो द्विस्वभाव लगन, अदरवाइज आपको स्थिर लगन में ही पूजा करनी चाहिए। अगर हम परम अच्छा मुहूर्त चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छा मुहूर्त चाह रहे हैं, तो सिंह लगन है जो कि रात्रि सूतक लगने से पहले होगा 1 बजे के आसपास। रावत जी, आपकी गणना क्या कहती है? देखिए, मेरी गणना ये कहती है अखिलेश जी, इस बार जो दीपावली हम जो मना रहे हैं ये हमारी मजबूरी है कि हम नरक चतुर्दशी और दीपावली दोनों त्योहारों को कंबाइन कर रहे हैं, मजबूरी बस कर रहे हैं। वो इसका कारण ये है कि 25 तारीख को सूर्योदय जो तिथि होती है उसको माना जाता है, क्योंकि हमेशा अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी की बात करें तो कुछ भी हो जाए लेकिन वो सूर्योदय तिथि लेते हैं, चाहे वो 1 घंटे की हो। तो उस स्थिति में दीपावली 25 तारीख को होनी चाहिए थी। अब 25 तारीख को ग्रहण अगर आ गया तो निर्णय सिंधु ये कहता है, हमारे धर्म सिंधु जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपको प्रदोष काल में अमावस्या मिल जाए तो फिर आप पहले दिन चतुर्दशी समाप्त हो जाए और अमावस्या चालू हो जाए और प्रदोष काल भी उसमें मिल जाए तो फिर आप पहले दिन मना सकते हैं अगर ग्रहण आ रहा है तो। ये जो ग्रहण दोष तो कब मना लें ये बता दीजिए, सिंपल बताइए जरा, सिंपली दर्शकों को। तो निश्चित तौर पे 25 तारीख को ग्रहण है, उसका पूरा इफेक्ट हमारी दीपावली के ऊपर है और गोचर में भी रहेगा और लोग भविष्य में भी इसका नुकसान रहेगा, वो हम अगले आप जब पूछोगे बताएंगे, लेकिन 24 तारीख को ही दीपावली मनानी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल 24 तारीख की ही दीपावली है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण की, और ग्रहण का साया तो है ही है। कहते हैं जब तक रात खत्म नहीं होती, सूर्य उदय नहीं होता तो रात्रि मान्य होती है। यानी सूर्य उदय पर जो लोग उदय तिथि को मानते हैं तो उदय के बाद ही सूर्य उदय का प्रवेश जो होता है वो हमारे जीवन में होता है और वहाँ पे दिन का चेंज हम मानते हैं। तो रात्रि में अगर के मध्य रात्रि में सूतक ग्रहण टच कर रहा है तो इसका मतलब है इसका प्रभाव जो है वो है। अच्छा, ये सूतक वाली जो बात आ गई उस पर भी थोड़ा मैं समझना चाहूंगा, ये क्या है? देखिए, जो सूतक लगता है वो 12 घंटे पहले लगता है। तो अगर 3:22 दोपहर से लग रहा है सूर्य ग्रहण तो 3:22 सुबह से लग जाएगा सूतक, इसका सूर्य ग्रहण का। सूतक का मतलब ये है कि उस समय पर मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, उस समय पर कोई भी विशेष कार्य नहीं किया जाता, एक एनर्जी फील्ड सी डेवलप हो जाती है जिसको कि हम सूतक के रूप में मानते हैं, जिसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन जो लोग साधना सिद्धि करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, जो अपने जो पावर्स बढ़ाना चाहते हैं तो वो उस टाइम से शुरू कर सकते हैं। अच्छा, यात्रा शुरू करी, आप कहीं जाएंगे, कानपुर जा रहे हैं तो आप उसकी तैयारी पहले से करेंगे ना कि हम गाड़ी में बैठ गए निकल रहे हैं, तो सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले 12 घंटे पहले वो यात्रा आरंभ हो जाती है। ठीक है, आपके पास 2 वाद्य यंत्र हैं, आता हूँ रावत जी, मैं 1 मिनट आऊंगा। हाँ,
मैं साइंटिफिक इसका तथ्य रखना चाहता हूँ कि बहुत सारे वैज्ञानिक आज यहाँ नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो वैज्ञानिक थे तो उनके सामने बात रख सकते थे। सूतक का वैज्ञानिक नहीं, वो कह रहे हैं कि सब वैज्ञानिक ही हैं। हाँ। इसका वैज्ञानिक तथ्य यह है कि जब सूर्य ग्रहण होता है, जैसे सूर्य उदय होता है और पौ फटती है, उससे पहले उसके प्रभाव आते हैं। ऐसे जब ग्रहण हमारा आता है और सूर्य ग्रहण में आना होता है तो विष फेंकना शुरू करता है, इसलिए 12 घंटे पहले उसके नेगेटिव इफेक्ट और नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड के ऊपर आनी। चलिए मैं आ रहा हूँ। अब मैं जिनके पास आ रहा हूँ वही बोलिए, वरना आपकी आवाज जा नहीं पाएगी दर्शकों तक। ये क्या है आपके हाथ में? 2 वाद्य यंत्र लेके आए हैं आज, क्या कहते हैं इसे? शंख है। अच्छा, इसकी आवाज नहीं सुन पाए हम लोग, जरा एक बार बजा दीजिए। वाह, बहुत सकारात्मक अपने माहौल को कर दिया। क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, चतुर्दशी जो है, नरक चतुर्दशी 5:27 पर पूर्ण हो रहा है 24 अक्टूबर को, और 5:27 के बाद अमावस्या तिथि शुरू हो रही है, और यह 4:28 अगले दिन यानी 25 अक्टूबर तक रहेगी। इस बीच में जो वृषभ काल है वह 6:53 शाम को है, और वृषभ काल जो है स्थिर लग्न है। इसी में महालक्ष्मी माता का विशेष पूजन करें, दीपावली पूजन करें तो शुभ होगा। और ग्रहण काल जो है, ग्रहण काल का सूतक काल जो है प्रातः काल 3:30 में प्रारंभ हो जाएगा, और सूतक काल में मूर्ति स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए हम पूजा 25 तारीख को नहीं कर रहे हैं। हम मंत्र जप कर सकते हैं। और जो ग्रहण काल है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण में 10 घंटा पहले सूतक लगता है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक लगता है। सूतक काल में जितना ज्यादा से ज्यादा मंत्र आप जप करेंगे, सहस्त्र गुना सामान्य दिनों से ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं उसमें और फल की प्राप्ति होगी। सूतक काल में, ग्रहण काल में मंत्र जप का विशेष महत्व बताइए। क्या कह रही हैं आप? ये बिल्कुल सही बात है। 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और मानसिक जप का अत्यंत फल मिलता है। और इस बीच में मैं ये कहूँगी, सूतक जब लगता है तो मंदिरों के पाठ बंद हो जाते हैं, कोई शुभ यात्रा नहीं होती, कोई भी काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। और जो हमें 24 तारीख जो मिल रही है दिवाली की, वो इसीलिए है, और ऐसा पुराणों में भी वर्णित है, जिस दिन सूर्य ग्रहण लगता है तब शुभ काम नहीं करना चाहिए। और दिवाली जैसा त्यौहार जो हम 24 को मना रहे हैं वो इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि उस दिन हमें, चाहे रात को हमें 2:30 बजे तक अमावस्या मिल रही है, लेकिन मिल रही है। तो 24 तारीख को दिवाली। तो इसका मतलब आपकी बात जो है उसका मैं आशय मतलब ये निकाल सकता हूँ कि सूर्य ग्रहण के साये में है दिवाली। बिल्कुल है जी, और हमारी आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी का पूजन किया जाता है दिवाली पर। अच्छा, तो ये बिल्कुल अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन ये सच है कि 25 तारीख को अगर 2:30 पे यानी सूर्योदय से पहले सूतक लग जाएगा, और अगले दिन लगभग 2:59 पे यह ग्रहण शुरू हो जाएगा। लगभग 4 घंटे और 1 या 2 मिनट का यह ग्रहण है। वो मध्यकाल है, तो ये वो मध्यकाल है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी ग्रहण लगता है उस वक्त का किया हुआ मंत्र जाप, आदित्य हृदय स्तोत्र, उस वक्त का किया हुआ विशेष रूप से भगवान सूर्य की आराधना, गायत्री मंत्र का जाप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अनंत गुना फल प्राप्त होता है। दरअसल सूर्य ग्रहण को लेकर कई तरह की आशंकाएं भी होती हैं, कई मिथ भी होते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आंशिक सूर्य ग्रहण है तो आंशिक साया भी है, मगर यहाँ पर हमारी साधना बाधित कहीं से नहीं हो रही अखिलेश जी, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय भी हम अपनी साधना, अपनी सिद्धि करते हैं, मंत्र जाप। मतलब कोई डरने वाली बात तो नहीं पंडित जी? अरे प्रणाम करिए कि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। स्वाति नक्षत्र में चतुर्दशी और अमावस्या के संयुक्त में समुद्र मंथन में मिला। अगर हम स्वाति नक्षत्र को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। चित्रा नक्षत्र में दीपावली पूजन आप कर रहे हैं बंधु, और वृष लगन, सिंह लगन, कुंभ लगन स्थिर लगन है, बल्कि जो फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं वो चर लगन में पूजा करते हैं, उनको फैक्ट्री चलानी होती है। कुछ लोग अपने व्यापारी हैं, दुष्भाव लगन में पूजा करते हैं। कुछ लोग अपने चौघड़िया के विचार करेंगे, कोई शुभ के चौघड़िया में करेगा, कोई लाभ में करेगा। एक बात ये कही जाती है कि पूजा नहीं करते हैं शायद ग्रहण के दौरान, तो आपको लगता है आपके मुताबिक कुछ लक्ष्मी पूजन में खास ख्याल रखने की जरूरत है? अगर ग्रहण के दौरान कोई भी पूजा की जाए तो वो अनंत गुना फलदायक होती है। अच्छा, मतलब ये एक मिथ है? मिथ नहीं है, यही सत्य है। नहीं, मैं जो कह रहा था वो मिथ है। हाँ, जो आप कह रहे हैं वो मिथ है। हाँ।
पूरा का पूरा जो हिंदू सनातन सभ्यता है उसको माइथोलॉजी शब्द से एक आडंबर दे दिया है। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये एक पूर्ण सभ्यता और शुद्धतम वैज्ञानिक सभ्यता है। आप जब भी ग्रहण होता है वो अमावस्या और पूर्णिमा तिथि में ही होता है और किसी तीसरी तिथि में वो नहीं होता है। तो अगर आप शुद्धतम समय में कोई साधना करते हैं तो उससे उत्तम तो कोई काल होता ही नहीं है। एक जानकारी मेरे पास दरअसल आई है, आप लोग ज्योतिषाचार्य हैं, इस पर बताइएगा। मैं आता हूं आपके पास भी। ये कहा जा रहा है कि दीपावली पर गुरु शनि का दुर्लभ योग 178 साल के बाद बना है। इसका कुछ खास अर्थ निकाला जा सकता है? फिर वही बात है, बिना वजह के वही मिथ बना रखे हैं। ऐसा कोई गणितीय गणना का ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं आता है। ये गूगल वाले ज्योतिषी हैं, ठीक है। और दर्शकों को मैं बता दूं कि एबीपी न्यूज पर देश के 22 विद्वान ज्योतिषाचार्य हैं। गूगल वाली जानकारी यहाँ नहीं मिल रही है। ये गूगल की कोई जानकारी नहीं है, गणित है, सीधा सीधा गणित है और ज्योतिष गणित से चलता है। बिना गणित के छोटे में, अभी बहुत छोटे में आपने कहा कि अनंत गुना, मैंने भी कहा, पर क्यों है अनंत गुना? क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा, जब मन और आत्मा, सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, जब दोनों एक होते हैं, आ का अर्थ होता है सूर्य, माँ का अर्थ होता है चंद्रमा, वत्स्या का अर्थ होता है दोनों एक साथ। ऐसे में जो साधना की जाती है वो सीधी इष्ट देव भगवान को मिलती है। अच्छा, मतलब डायरेक्ट फल मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए बहुत सुंदर बात कही है और मैं समर्थन भी करता हूं और साथ ही कहना चाहता हूं कि दिवाली बहुत धमाकेदार होने वाली है। अच्छा, क्योंकि इस दिवाली में माँ लक्ष्मी जी का स्वागत किया जाना चाहिए और आंशिक सूर्य ग्रहण है, नुकसान सीमित है। पूजन विधि क्या हो आपके मुताबिक? जैसा कि पूजन विधि के बारे में नहीं, जैसे कि हमें पता है कि अमावस तो शाम को लगी जाएगी 24 तारीख को, और हम हर बार जो दिवाली है अमावस के दिन ही मनाते हैं। अगर मैं इसको कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी से भी जोड़ के देखूँ तो अगर हम 24 को दिवाली मनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो वीनस शुक्र के ऊपर नंबर जो आ रहा है हमारा आ रहा है। और लक्ष्मी जी की जो पूजा है, लक्ष्मी जी को भी धन वैभव से ही जोड़ा जाता है और देखा जाता है। तो 24 की तारीख जो है अगर हम मनाते हैं इस दिन दिवाली तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके मुताबिक बहुत सही तारीख है। वल्लभ जोशी जी, एक मंत्र दर्शकों के लिए। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम क्षविर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवागुं सस्तनोभिर्वसे महिदेवहितं जदायुः। नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वासन्तमया गृशन्ता विचाकशिः। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो प्रातेभ्यो प्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमः। आदित्या वश्वो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलकम ते प्रियच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धि। अखिलेश जी, इसमें एक बात कहना चाहूँगा आधे मिनट में। इसमें दो प्रश्न आ रहे हैं दीपावली में या सूर्य ग्रहण में। दीपावली का तो हमारे यहाँ 24 को है, आराधना साधना होगी, लेकिन अमावस्या जिस दिन हमारे सूर्य ग्रहण का जो क्रम बन रहा है उसमें पूजन जो होता है, पूजन और यज्ञ में अंतर है। उस दिन हम पूजन न करें, जल स्पर्श करके विधि करके संकल्प आदि हल्का आप मानसिक रूप से ले लिया, उस समय यज्ञ विधान है। सवाल यह है कि पूरी दुनिया में जो अस्थिरता के हालात बनते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर की स्थिति फिर से बन सकती है। आप लोगों के पास जो गणना है सूर्य ग्रहण के इर्द गिर्द की, वो क्या बताती है? क्या इस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है पूरा देश, सारे देश? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए, इसको हम 2-3-4 तरीकों से देखें। सबसे पहले जेलेंस्की की पत्री देखें, क्योंकि अटैक वहीं हो रहे हैं, यूक्रेन पर ही हो रहे हैं। तो उसके तो छठे भाव में यह ग्रहण लगा हुआ है। तो रोग, शत्रु और सर्वनाश और कष्ट और तकलीफें और परेशानियां वहीं यूक्रेन में सबसे ज्यादा हो रहा है। दूसरा, अगर हम जिनपिंग की पत्री देखें तो उनकी जन्म पत्री में ये तृतीय भाव में है।
उसके पराक्रम भाव में ये सारा दोष चल रहा है। और जब उसके पराक्रम भाव में चलेगा तो परेशानी तो उसको भी हो रही है, टारगेट में वो भी है। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ खतरे होंगे, मेरी बात का मतलब समझे। और जो बाइडेन की पत्नी के 12वें भाव में, अगर जेलेंस्की के 6ठे में है तो उसके 12वें भाव में ये सूर्य ग्रहण का योग बना हुआ है। बाइडेन भी, अमेरिका भी इस लिस्ट में है। परेशानियों की दिक्कत में, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे वो लड़ाई की बात हो, एक जगह रखे, हाँ। लड़ाई की बात हो, वो भी उसके अंदर आए हुए हैं। अब मेन है पुतिन के तो लगन में ही है इस वक्त। ये जितने भी चतुर्ग्रही योग इस वक्त तुला का बना है, ये तो पुतिन की पत्री में ही चल रहा है। और इस वक्त उसके लिए बहुत परेशानी की बात है। वो निर्णय क्या लेगा, वो अपनी बुद्धि से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नजदीक जाकर के अचानक कुछ ऐसा चमत्कार हो कि ये युद्ध टल जाए, ऐसा मैं देखता। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं। हर कोई यही चाहेगा कि युद्ध ना हो तो बेहतर है। हाँ, डॉलर और रुपए का हाँ, एक मिनट आता हूँ। हाँ भाभी जी, मेरे पास कुंडली है इनकी, पुतिन की। हाँ, इनकी जो कुंडली है, तुला लगन की वो कुंडली है। और इस समय इनको शनि की महादशा चल रही है, जो समाप्ति पर है। अभी नवंबर में खत्म हो जाएगी। 19 साल की दशा में पुतिन ने कितनी तरक्की की पूरी दुनिया जानती है। ना कुछ से KGB में थे, वहाँ से निकल के इतने बड़े आदमी हो गए और इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। अब इनकी दशा खत्म हो रही है शनि की। शनि तुला लगन योग कारक होता है। अब इसके बाद में दशा आएगी इनको बुध की। बुध हालांकि द्वादश में बैठा हुआ है, लेकिन वर्गोत्तम भी है, लेकिन द्वादश का बुध अच्छा नहीं होता। तो इस युद्ध से पुतिन का पतन निश्चित है। पुतिन का पतन निश्चित है। हाँ। और इसमें 1.5-2 साल लगेंगे पतन होने में। हाँ। पुतिन अब यहाँ से गए नंबर 1। हाँ। और ये युद्ध परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। हाँ। लेकिन ये युद्ध अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है, लेकिन परमाणु युद्ध में नहीं बदलेगा। एक मिनट मैं एक मिनट आता हूँ। हाँ, अब मैं आता हूँ सर, आता हूँ। बाकियों को भी बोल लीजिए, इनके पास भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ बोलिए जी। देखिए, मैं आता हूँ सर आपके पास। हाँ बोलिए। ये जो ग्रहण है, ये केतुग्रस्त ग्रहण है। अमूमन जो सूर्य ग्रहण आता है वो राहुग्रस्त ही आता है, पर ये पहली बार इतने साल बाद केतुग्रस्त आया है। और ये पश्चिम दिशा से शुरू होके ये दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका मोक्ष है। ये सब देखते हुए एक ही चीज़ का आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये जो लड़ाई है ये फरवरी तक खिंच सकता है, पर वर्ल्ड वॉर में ये कन्वर्ट नहीं होगा, कहीं से भी ये कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। और हाँ। इसका जो भी रिजल्ट लेकर के आएगा, देखिए जैसे ही शनि आए थे धनिष्ठा नक्षत्र में, मार्स के नक्षत्र में, तब से चल रही है और ये फरवरी तक रहेंगे इसी नक्षत्र में। अच्छा, ठीक है। और ये उसी में ही बिल्कुल छोटे में अब 10 सेकंड में। नहीं, मेरे पास माइक रहने दीजिए, आप माइक हाथ में मत लीजिए। हाँ बोलिए, अब बोलिए। भांबी जी ने कहा जैसी बुध की दशा आएगी, बुध 12वें भाव का फलित करेगा। बुध 12वें भाव का फलित नहीं करेगा, बुध भाग्य का फलित करेगा। द्वादश और द्वितीय भाव की अगर 2 राशियां हो तो फलित उत्तर उसकी जो दूसरी राशियां होती हैं उसका होता है। बुध 9वें भाव का फलित करेगा और पुतिन पावरफुल रहेगा और उसकी क्षमता बनी रहेगी। ये तो देखिए विरोधाभास है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पुतिन और ताकतवर होंगे, निश्चित रूप से, वो कह रहे हैं कि कमजोर होंगे। छोटे में, बिल्कुल छोटे में भाभी जी। हाँ, यहाँ पर तय नहीं हो सकता, भविष्य में तय होगा। याद रखना आप सब लोग। अभी कुछ तय नहीं होगा। ये तो है ही भविष्य के घर में। इस पे बहस नहीं करूंगा। मैंने बोला पुतिन का पतन होगा। मैंने बोला पुतिन का पतन होगा, नहीं होगा, ये भविष्य में तय होगा। इस प्रश्न यही रोकते। एक बात और, ये जो ग्रहण हो रहा है, एक सेकंड, ये जो ग्रहण हो रहा है, इसके बाद में हिंदुस्तान में 2021 तक कोई ग्रहण नहीं पड़ेगा। इसलिए ये ग्रहण का जो इसके बाद जो असर है खत्म हो रहा है 31 तक नहीं पड़ेगा। तो ये आखिरी ग्रहण है इस दशक का। इसका मतलब ये हुआ कि अब जितने ग्रहण होंगे वो दूसरे देशों में पड़ेंगे। 44% ग्रहण दिल्ली में पड़ा, और दिल्ली में कौन रहता है? सारे नेता रहते हैं। मैं बता दूं, ये ग्रहण युद्ध को खत्म करेगा। पाकिस्तान और चाइना भी एक्टिव होगा, लेकिन दिसंबर 25 क्रिसमस से पहले ये युद्ध खत्म होगा। देखिए, चूंकि आपने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया, तो ज्योति, दरअसल पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बताइए। उसकी क्या स्थिति आपको आने वाले दिनों में नजर आती है, सूर्य ग्रहण से जोड़कर, अगर आप आपकी गणना कुछ कहना चाहती हो? क्योंकि भारत के लिए बहुत जरूरी है कि पड़ोसी मुल्कों में भी स्थिरता हो। सारे डिस्टर्ब नजर आते हैं, श्रीलंका से बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी। जो भारत की कुंडली है वो वृषभ लगन की है और 6ठे भाव में इस वक्त जो है वो ग्रहण बन रहा है। तो आप ये देखिए, जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो समन्वय जो है वो तोड़ने जाएंगे, मतलब परेशानी आने वाली है आपको। अभी कई लोगों ने ये कहा कि जो सूर्य है वो सत्ता को दिखाता है और राजा को परेशानी आएगी। मैं आपको याद दिला दूँ, आप कह रहे हैं 27 साल पहले ग्रहण हुआ था दिवाली के दिन। 27 साल पहले 1995 में ग्रहण हुआ था और 1996 में सत्ता परिवर्तन हुआ था। देखिए, इस समय सारा विश्व देख रहा है कि पिछले लंबे समय से युद्ध की स्थिति बनी हुई है और युद्ध चल रहा है।
और बार बार उसमें जोश भी आता है। जैसा कि अभी एक बहुत बड़ी बात निकल करके आई है कि 2031 तक अब कोई इस देश में ग्रहण होने वाला नहीं है, मतलब यहाँ दिखाई नहीं देगा, विश्व में तो होगा। और ग्रहण कभी अच्छे नहीं होते हैं, ग्रहण सब विषम परिस्थितियां पैदा करते हैं, तो वो अन्य देशों में जब भी होंगे विषम परिस्थितियों को अन्य देशों में बढ़ाएंगे। आपने एक प्रश्न रखा था महंगाई को लेकर के, तो जितनी लग्जीरियस चीज़ें हैं वो सब चीज़ें महंगाई की तरफ जाएंगी। और आपने एक और प्रश्न किया था कि पाकिस्तान का क्या होगा। ये ग्रहण पाकिस्तान के लिए उतना खराब नहीं है, लेकिन जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है वो उन सारे क्षेत्रों में दिखाई देगा, वो अमेरिका तक दिखाई देगा, अंटार्कटिका तक दिखाई देगा, और वो बहुत खराब होगा अन्य देशों के लिए और पश्चिमी देशों के लिए। वहाँ बहुत महंगाई बढ़ेगी, बहुत विषमताएं आएंगी, सत्ता परिवर्तन होंगे, बड़े परिवर्तन होंगे और अस्थिर परिवर्तन होंगे। कोई भी जो ग्रहण होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसका जो वेग होता है, उसकी जो तरंगें और किरणें होती हैं, उसकी कैलकुलेशन होती है। ये जो ग्रहण है 2019 में जो ग्रहण पड़ा था वो 96% था, 2020 में जो हुआ था वो भी 90% था, और ये जो ग्रहण है 60% के अप्रॉक्सीमेट है। इसका मतलब 2019 में जो ग्रहण हुआ था उसकी भविष्यवाणी भी हमने आपके टीवी चैनल पर करी थी और ये बताया था इसके दुष्परिणाम होंगे, और उसके दुष्परिणाम एज ए कोरोना 2020 में आया। 2020 में जो जनवरी में ग्रहण पड़ा था उसके दुष्परिणाम 2021 तक रहे, महंगाई के तौर पर भी रहे और उथल पुथल के तौर पर भी रहे। लेकिन ये ग्रहण जो है 40 से 60% के बीच में है, तो इसका मतलब जो स्थितियां हमारी पीछे रही हैं उसके मुकाबले इम्प्रूवमेंट आने के योग बनेंगे, चाहे युद्ध का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे शांति का मामला हो, अशांति का मामला हो, किसी भी तरीके तो आप से सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं। सकारात्मक बदलाव इस ग्रहण में लेकर के हम सोच सकते हैं, क्योंकि इसका जो वेग है, इसकी जो स्पीड है वो कम हुई है, इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। जो इस ग्रहण का इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि अभी बताया, पाकिस्तान पर इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इस तरफ ज़्यादा है और आप देखेंगे तो इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और पाकिस्तान पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है, या हमारे साथ संबंधों में इसका बहुत इफेक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी, शायद किसी का ध्यान उस तरफ केंद्रित नहीं हो पाया कि ग्रहण पर क्या क्या नुकसान होंगे, उस पर हम सभी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। ग्रहण की जो रात्रि मिलती है वो बहुत मुश्किल से मिलती है और ये बहुत ही सिद्धि की रात्रि होती है। तो इस रात्रि पर अगर आप अच्छे अच्छे अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई इस जैसे कि अभी शैलेश तिवारी जी ने भी बताया कि मंत्रों का जाप करिए, जिससे कि जो नेगेटिविटी है, जैसे राखी जी ने भी कहा, कर्मा से बहुत कुछ हम बदल सकते हैं अपने जीवन में। तो मैंने जो इस ग्रहण का प्रभाव देखा है अपने ही देश में, एक तो कुछ अग्निकांड हो सकते हैं, कहीं कहीं कुछ आगजनी हो सकती है, इसका जो एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो जब नहीं, एक मिनट थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, अग्निकांड से आप क्या कहना चाह रही हैं? आगजनी दूसरी चीज है जो जानबूझकर लोग कर रहे होते हैं, दंगे फसाद उपद्रव, और ऐसे कहीं आग लग जाए अचानक से, और दंगे फसाद दोनों ही चीजें इसमें आएगी। दोनों ही चीजें इसमें शामिल है। आगजनी किसी भी प्रकार से हो सकती है, किसी के द्वारा की गई, या फिर, और ये आप देखिएगा कि जरूर होगा, इस ग्रहण का प्रभाव आएगा कि आगजनी कहीं ना कहीं दंगे फसाद या फिर किसी तरह की आग जरूर लगेगी। दूसरी चीज कि आप इस रात्रि को, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ रात्रि आपको प्राप्त हो रही है कि कार्तिक अमावस्या प्लस उसमें आपको मिल रही है यहाँ पर ग्रहण की रात्रि, तो यहाँ पर जितनी सिद्धि कर सकते हैं, जितने मंत्र जाप कर सकते हैं कीजिए, उससे आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, जितने नेगेटिव इफेक्ट है वो धुल जाएंगे। ठीक है। एक चीन वाला सवाल भी, चीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये ग्रहण का प्रभाव है, मैंने स्पेशली जब हम बात कर रहे थे ग्रहण पर, मुझे आपके यहाँ से कॉल किया गया कि हम डिस्कस करेंगे, तो मैंने चीन को लेकर के और पाकिस्तान को लेकर के काफी ध्यान देने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे लिए दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से शी जिनपिंग तानाशाह होते जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो जो ये ग्रहण का प्रभाव नजर आ रहा है, एक तो भारत की दृष्टि से कि अप्रैल में जब हमारा चैत्र नवरात्र प्रारंभ होता है तो हमारे राजा और मंत्री दोनों संवत के बदल रहे हैं, और जहां तक मुझे याद है शायद शुक्र और बृहस्पति या बुध और बृहस्पति का संयोग हो रहा है। तो भारत के दृष्टि से 2023 आर्थिक दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से बहुत बेहतरीन जाने वाला है, और भारत अपने कूटनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सफल होने वाला है। तो इस दृष्टि में अगर हम चाइना को देखते हैं तो चाइना में वो बेशक बहुत तानाशाह हो जाए, लेकिन वहां पर भी परिवर्तन या उनके खिलाफ जो विरोध की आवाज है वो बहुत उठने जा रही है। चाइना खुद अपने गृह युद्ध में उलझता हुआ देख रहा है इस ग्रहण के बाद, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत की जो कूटनीति है वो चाइना को बहुत खलने वाली है। साथ में पाकिस्तान में सबने कहा कि यहाँ प्रभाव नहीं है। जी, शी जिनपिंग के खिलाफ क्या बगावत हो जाएगी? निश्चित रूप से बगावत होगी। और जहां पर आपका आकलन क्या कहता है इस पर? देखिए, मेदनीय ज्योतिष के अनुसार ग्रहण, चाहे पूर्ण ग्रहण हो
या खंडग्रास ग्रहण हो, मेदनीय ज्योतिष के अनुसार उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन मेदनीय ज्योतिष में एक चीज़ और लिखी है कि 15 या 20 दिन के अंदर 2 ग्रहण एक साथ पड़ जाए तो उसका इफेक्ट युद्ध वाला, बुरे परिणाम वाला ज़्यादा होता है। तो क्या है कि अभी मैं यही कह सकता हूँ कि 4 ग्रह राहु के नक्षत्र में यानी स्वाति नक्षत्र में, और राहु जो है मलेश और मुस्लिम कंट्रियों को प्रदर्शित करता है, और मान लीजिए कि हिडन चीज़ों को वो करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो आने वाला जो ग्रहण है उससे प्रभाव पता चलेगा। यहाँ से तो चीजें छुपी हुई है, कोल्ड युद्ध की शुरुआत हो सकती है। एक बड़ी घटना देखने को मिली है। एक मिनट में आता हूँ आपके पास, अपने दर्शकों को भी मैं बता दूं, फिर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। शी जिनपिंग जब बैठे हुए थे अपनी बैठक में, वहां पर जो कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी कांग्रेस की, तो उनके साथ वहां पूर्व राष्ट्रपति थे। हमने तस्वीरें भी देखी कि कैसे जबरन उन्हें उठा दिया गया था। तो क्या शी जिनपिंग पूरी तरीके से तानाशाह हो गए हैं, और अगर ऐसे हो गए तो भारत के लिए क्या यह खतरनाक हो सकता है? इस पर भी आप लोगों की राय में जानना चाहूंगा। चीन के संदर्भ में अगर कुछ टिप्पणी करना चाहें आप लोग। हाँ जी। अगर चाइना की बात करूं तो ये नेबरिंग कंट्री अगर देखी जाए तो डेफिनेटली अक्रॉस बॉर्डर्स जो हमारी कंट्री के आते हैं, अरुणाचल, असम, नेपाल तरफ से जितना आता है, वहाँ पर ये उपद्रव डेफिनेट करेगा। चाइना एक प्रॉब्लम के रूप में पहले भी था। कोरोना को लेकर मैंने पहले भी 2019 में कहा था कि एक बायो टेररिज्म का वॉर हो सकता है, और मैं आज भी कह रही हूँ कि ये डेफिनेटली एक उपद्रव करेगा ही करेगा। चीन उपद्रव दूसरों के लिए करेगा या चीन में अंदरूनी हालात भी खराब हो रहे हैं? देखिए, चीन जो अपने चाल में फंसता जा रहा है और ताइवान के साथ जाके उलझ जाएगा, और भारत की विश्व विजय के तरह डंका बजेगा दुनिया में, और हम धर्म गुरु बनेंगे और पूरे विश्व को हम गाइड करेंगे। तो चीन की स्थिति जो है, चीन क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो एक उसका ड्रैगन आग फेंकता है और छाने की कोशिश करता है, तो उसने धीरे धीरे उसी तरह से अपना विकास किया है। उसका विनाश भी उसी तरह से धीरे धीरे होगा। एक मिनट हाँ। इस ग्रहण का एक असर होगा, क्योंकि इसके बाद हिंदुस्तान में ग्रहण नहीं हो रहे, और उसके बाद जो ग्रहण होंगे बाहर विदेशों में होंगे 2031 तक, तो वहाँ यहाँ से लेकर इतने सालों में अन्न की समस्या होने वाली है। अन्न और जल की बहुत भारी समस्या होने वाली है। 2026-27 में अन्न को लेकर तो यहाँ से एक सवाल है मेरा, अन्न को लेकर युद्ध होगा। अन्न और जल के लिए युद्ध हो सकता है, इस तरीके के हालात दुनिया में बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण तो लग ही रहा है, साथ में चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, और 15 दिनों के पीरियड में ये 2 ग्रहण पड़ रहे हैं जो कि डेफिनेटली विनाशकारी हैं, और दिवाली के समय पर ये लग रहा है। देखिए, फाइनेंस पर डेफिनेटली इफेक्ट होगा, खाद्य पदार्थें महंगी होंगी, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो महंगी होती हुई मुझे दिखाई देती हैं जनवरी से, और जो स्ट्रेस का जो माहौल है वो डेफिनेटली बनेगा, लोगों की मानसिक स्थिति पे भी फर्क पड़ेगा। 17 जनवरी के बाद पूरी दुनिया में अन्न का संकट आएगा, और 2023 पूरी दुनिया के परेशानी का कारक अन्न को लेकर के होगा। चाइना और ताइवान की लड़ाई आप नवंबर 5 के बाद देखेंगे कि शुरू हो जाएगा, और इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वह भी आपस में लड़ेंगे। यूक्रेन और रसिया का जो है अंतिम स्टेज की लड़ाई होगी, और नवंबर 20 और 20 दिसंबर के बीच जो समय होगा यह निर्णय देगा। युद्ध वाले हिस्से पे फिर से आना चाहता हूँ। वर्ल्ड वॉर के हालात बनते आपको भी दिख रहे हैं क्या, जो स्थिति बन रही है? नहीं जी, डेफिनेटली नहीं बन रहे, ऐसे वर्ल्ड वॉर की कोई स्थिति नहीं है। क्योंकि ये बीच में रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी ना परमाणु युद्ध को लेकर बड़े लोग डरे हुए हैं। नहीं, जिस तरीके से रूस आक्रामक हो रहा है, जी। खबर ये भी आई थी कि परमाणु युद्ध को लेकर वो तैयारियां भी शुरू कर रहा है, तो आप लोग की गणना क्या कहती है इस पे? देखिए, जहाँ तक मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारी चीज़ें शनि के मंगल के नक्षत्र पे चलने के कारण ये हो रहा है। 24 तारीख को जो सूर्य ग्रहण है उसी दिन शनि भी डायरेक्ट हो रहे हैं, वक्री से निवृत्ति हो जाएंगे, तो चीज़ें अपने आप में संभलती हुई और आगे निकल जाएगी, और ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को रीजंस नज़र आ जाएंगे जिसके कारण दोनों अपने आप में ट्रूस कर लेंगे। और यूक्रेन हो सकता है। मैं एक चीज़ आप सभी लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है क्विक सर्वे कर ले आप लोगों की गणना के मुताबिक। एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप सभी लोगों से सवाल है, आप में से कितने लोग हैं, कितने ज्योतिष यहाँ पर हैं जिन्हें लगता है युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं, वैश्विक युद्ध जैसे, वर्ल्ड वॉर जैसे? आप में से कितने लोग की गणना ये कहती है? हाथ उठा के जरा मुझे बता दीजिए। वर्ल्ड वॉर जैसे हालात बन रहे हैं, आप में से कितने ज्योतिषों को लगता है? हाँ, युद्ध के लायक नहीं रहेगी, इसका क्या मतलब है? भुखमरी ऐसी होगी, लोगों के रोजगार डिस्टर्ब होंगे, वो आपस में ही उलझे रहेंगे, विश्व युद्ध कहाँ से करेंगे? अच्छा, मतलब अर्थव्यवस्था के हालात इतने खराब होने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था ही बिगड़ेगा,
अर्थव्यवस्था के कारण ही पूरी पश्चिमी कंट्री चाहे पूर्व क्षेत्र जो है उसके साथ लगा रहेगा। युद्ध लड़ने की शक्ति नहीं रहेगी। खाने को रोटी मिल जाए और पीने को पानी मिल जाए पूरे विश्व को, इसके लिए देखना तो और भी खतरनाक हालात है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि विश्व युद्ध तो कभी हो ही नहीं सकता जो आज ये जो परिवेश है, क्योंकि विश्व युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। और कुछ हाँ, ये छोटे छोटे देश को दबाने के लिए बड़े देश जो होते हैं वो थोड़े समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन विश्व युद्ध जैसा युद्ध नहीं होगा। जी हाँ, देखिए, विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन उतार चढ़ाव होगा। ये उतार चढ़ाव बने रहेंगे, युद्ध की स्थिति बनेगी, लेकिन भारत की शक्ति बढ़ेगी। आने वाले समय में जो शक्ति संतुलन है उसका केंद्र भारत बनेगा। क्या आने वाले समय में शक्ति संतुलन का केंद्र भारत बनेगा? भारत की शक्ति आप लोगों को लगता है बढ़ती हुई नजर आ रही है? भारत विश्व गुरु बनेगा? हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, निश्चित रूप से भारत के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। अगर हम कालगणना की बात करें तो जिस समय में भारत आज़ाद हुआ, जिसे हम एक कुंडली के रूप में देखते हैं, वैसे तो भारत का जन्म अरबों खरबों वर्ष पुराना है। हमारे यहाँ शंख पद्म और बहुत बड़ी संख्या के रूप में है। तो भारत के लिए जो ये समय है, इसकी महादशा अंतर्दशा बहुत अच्छी है। आने वाला समय बहुत अच्छा है और भारत ही पूरे विश्व में सत्ता का केंद्र बनेगा। ये निश्चित रूप से होने वाला जी। बिल्कुल बिल्कुल, भारत बहुत अच्छी कंडीशन में जाने वाला है और विश्व गुरु भारत तो ये बनना ही है। धैर्य भी बढ़ेगा और हमारे सुख और समृद्धि भी बढ़ेगी, क्योंकि जब धैर्य आता है तो सुख समृद्धि आती ही है। बिल्कुल छोटी सी लाइन जोड़ना चाहूँगी। 2023 में स्वराशी गुरु चलेंगे। भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कुछ आगे करने जाएगा, क्योंकि गुरु टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को विश्व के स्तर पर लेकर आएगा। जो टेक्नोलॉजी में हमेशा भारत पीछे रहा है और पश्चिमी देश हमेशा आगे रहे हैं, वो भारत अब टेक्नोलॉजी में अपना नाम रोशन करके दिखाएगा और विश्व में सबसे नंबर 1 पर टेक्नोलॉजी में इंडिया होगा। क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं अखिलेश जी ये कहना चाहूँगा, जब भी कभी युद्ध होते हैं तो ग्रह गोचर गति अच्छी नहीं होती है। शनि राहु की युति होगी, शनि केतु की युति होगी, शनि मंगल की युति होती हैं, या इस तरह के जब ग्रह आते हैं तब कोरोना जैसे या युद्ध जैसे हालात बनते हैं। और रही भारत और चीन की बात अगर मैं कहूँ तो भारत को भी कोई चीन से खतरा नहीं हो सकता जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं। जब तक कप्तान के स्टार इतने ज़बरदस्त हैं, क्या अभी इतने शी जिनपिंग के स्टार हैं नहीं। आपने शी जिनपिंग की कुंडली देखी है कि नहीं? हाँ, उनकी कुंडली देखी है मैंने, और उनकी पुतिन साहब की कुंडली भी देखी है। पुतिन साहब की कुंडली की टक्कर जो है मोदी साहब की टक्कर में बनती है, और वो दोनों मित्र हैं। और जब दो मित्र इकट्ठे हो जाएंगे तो मुझे लगता है चीन कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी जब तक दशा चल रही है अच्छी, जब तक भारत सुरक्षित है, किसी भी तरीके से सुरक्षित। हाँ, क्या कहते हैं? आ रहा सर। हाँ, सबसे पहले अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वास्तविकता में बृहस्पति आकर के कर्क राशि है भारत की, और 9th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति का जो गोचर होने वाला है, जो बृहस्पति का परिवर्तन मीन राशि में शुक्र ही होंगे, तो भारत को किसी भी प्रकार से कोई खतरा नहीं होने वाला है, किसी भी परिस्थिति में देखा जाए। पाकिस्तान का मेष लगन की कुंडली है और लगन में राहु बैठा है, इतना भुखमरी कर देगा कि दवा के लिए, मेडिसिन के लिए, अन्न के लिए उनको झोली फैलाना पड़ेगा। झोली फैला रहे हैं इसमें, फैलाते रहेंगे, क्योंकि उनकी जो कभी ये ग्रहण से भी उनका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उनके 7वें भाव में 4 ग्रह जो बैठे हुए हैं ग्रहण में, मित्रता भी खत्म हो जाएगी और मुसलमान लोग उसको बहिष्कार करेंगे। अच्छा, उसी देश के लोग उसको बहिष्कृत कर देंगे? दूसरे देश के लोग भी, और मुसलमान भी, पाकिस्तान को मुसलमान जी, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई का और ये जो बेरोजगारी का और युद्ध की भी बीच का ये तो मंडरा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा 44% खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, इसलिए और भारत के लिए ये हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि ये अस्त हो रहा है पश्चिम की ओर। पश्चिमी जो देश हैं, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहूँगा, जो मैंने अध्ययन किया है कि अमेरिका के वर्चस्व पर और ब्रिटेन के वर्चस्व पर भी आघात पहुंच सकता है। देखिए, जब भी कोई ग्रहण होता है तो उसका अलग अलग राशियों पर भी असर पड़ता है। किस राशि पर क्या असर पड़ेगा और क्या किसी के लिए कोई नुकसानदायक भी हो सकता है, इस पर मैं बातचीत करना चाहूंगा। इससे जुड़ी कोई जानकारी अगर आपके पास हो तो। हाँ जानकारी है जी। जब ये ग्रहण पड़ रहा है 25 को, तो देखा जाए तो 9 ग्रह होते हैं हमारे, उसमें 4 ग्रहों के अंदर देखा जाए तो वो 4 ग्रह स्वाति नक्षत्र के अंदर है। अच्छा। स्वाति नक्षत्र राहु से संबंधित है, राहु का ही नक्षत्र माना जाता है, ठीक है जी। और
हमारे पुराने कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्रमा को जब राहु डस लेता है, ये राहु पकड़ लेता है, तो ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। तो इसका इफेक्ट 4 इफेक्ट इसके पड़ रहे हैं। 12 राशि का मैं वैसे बता देता हूँ, 4 वर्ग में मैंने बांटे हैं। सबसे अच्छा होगा इनमें से धनु, सिंह और मीन राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। जिनके रुके हुए काम हैं उनके थोड़े पूरे हो जाए। जैसे अभी राव जी ने बताया था कि विपरीत राजयोग का इनको इसका असर ज़रूर प्राप्त रहेगा। बाकी जिनके लिए सामान्य रहेगा वो है मिथुन, कन्या। इन लोगों के लिए सामान्य परिणाम मिल सकते हैं। धन से भी इनको आगमन अच्छी रहेगी। जिनके लिए थोड़ा एवरेज रहेगा वे लोग हैं तुला, मकर और वृषभ। इन तीनों के लिए एवरेज रह जाएगा। बाकी जो 3 बच गए यानी मेष, कर्क और वृश्चिक राशि, इनके परिणाम अच्छे नहीं हैं। इन लोगों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कहते हैं ना कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो असर तो सब पर ही होना है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। अगर हम सिर्फ नेगेटिव की दृष्टि से देखें तो सिर्फ 3 राशियां हैं जिनको बहुत लाभ होने की संभावना नज़र आ रही है, धनु, सिंह और एक कर्क। उसके अलावा सभी राशियों में कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव है। मगर अगर हम इस सूर्य ग्रहण को एक अवसर की तरह देखें, बहुत समय बाद बहुत लोग इंतजार करते हैं मंत्र सिद्धि के लिए, तंत्र, मंत्र और यंत्र। अगर आपके पास कोई भी हीलिंग स्टोन्स, जो कि हम कहते हैं कि बहुत अच्छी एनर्जी उसको करना है, अभिमंत्रित करना है, उसके लिए सूर्य ग्रहण का समय लोग बहुत टाइम से इंतजार करते हैं इसका। तो ग्रहण तो पड़ रहा है और सभी राशियों पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर पड़ रहा है। अच्छा, बस हमें चुनने की बात है कि अगर हम इसको अगर कोई नेगेटिव असर पड़ रहा है तो क्या कोई ऐसा मंत्र जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें, उसका वो मंत्रोच्चार करें? देखिए, ये तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र समाप्ति होगा और स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है, तो सबसे ज़्यादा इसका जो मैलिफिक योग है तुला राशि पे ही है और उसी नक्षत्र पे है। उसके बाद तो सब हम चर्चा कर ही रहे हैं, बल्कि मंत्र की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति तुला राशि के हैं वो भगवान सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, सब ग्रहों के लिए ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंधकारी भानु शशि भौम सुतो बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतुआ सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, ये ब्रह्मांड को शांति करने वाला मंत्र है। लेकिन ओम कृष्णेन रैसा वर्तमानो निवेशन मृतो मृतंजय हृणेन सविता रथेनो देवो याति भुवनानि पसिन्न सूर्याय नमः। ओम घृणिं सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः। वेद मंत्र हो या तंत्र मंत्र हो वो जरूर जप करें। भगवान सूर्य के जीवन में विपत्ति है, आपके जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ता है। घबराने की जरूरत नहीं है। आप राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और अपने गुरु मंत्र का ध्यान करें। इस काल में जो व्यक्ति गुरु मंत्र के जप करेगा, महालक्ष्मी और महाविष्णु की उसमें कृपा प्राप्त होती है। एक चीज और जोड़ देना चाहता हूँ, हम ग्रहण से बहुत घबरा जाते हैं। घबराए नहीं, एक हमारे जीवन में सत्य है, सत्य के सामना सबको करना पड़ता है। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं आता हूँ दोबारा आपके पास, आप लोगों के पास मैं उससे पहले, चूंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उस लिहाज से आप बताइए कि राशियों पर आपको क्या लग रहा है, किस राशि के लिए ये सूर्य ग्रहण इस बार नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो हम 6 नंबर के हिसाब से देखेंगे कि अगर इनकी फ्रेंडली राशि है, मतलब फ्रेंडली नंबर है, तो उनके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, और अनफ्रेंडली नंबर है या न्यूट्रल नंबर है तो उनके साथ उनका वैसे ही रिलेशन रहेगा। तो जैसे कोई उदाहरण आप दे सकते हैं? 6 नंबर का अगर मैं अनफ्रेंडली नंबर देखूँ तो जैसे है कि 2 से जो है उसका इतना अच्छा नहीं रहता, तो 2 के और 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहता, तो उस वजह से जो दिवाली का ग्रहण का अगर मैं बात करूँ तो उनका असर उसके ऊपर नेगेटिव रहेगा। शिव शक्ति की जो आराधना है, शिव शक्ति की जो आराधना है सभी ग्रहों की पीड़ा से व्यक्ति को भी दूर करेगी और ग्रहों को उनकी पीड़ा से भी दूर करेगी। चाहे दुर्गा सप्तशती का नवार्ण मंत्र हो, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे अहंकारी सृष्टि रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी काम रूपिणे बीज रूपी नमोस्तुते, और चाहे महारुद्र का मंत्र हो, कोई भी महारुद्र का मंत्र आप ले लीजिए, ओम रुद्राय नमः, इससे कर लीजिए और इससे जो है परम सुख शांति प्राप्त होगी। साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण और इसी पर एबीपी न्यूज पर यह खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं
और ये कार्यक्रम क्यों खास है एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। आप देखिए स्टूडियो में, एबीपी न्यूज के स्टूडियो में ये खास इंतजाम आपके लिए किया गया है। देश भर के 22 विद्वान ज्योतिष हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी ही हर जानकारी आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि इसका हमारी जिंदगी पर, आम आदमी की जिंदगी पर भी क्या असर पड़ने वाला है उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है मैं करना चाहूंगा आम आदमी से, और आम आदमी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आम आदमी का मतलब कॉमन मैन, उसकी जिंदगी पर, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब लिहाज से अगर हम देखें क्या असर देखते हैं आप सूर्य ग्रहण का? देखिए, सूर्य ग्रहण के कारण जो है संपूर्ण मानव जाति प्रभावित है और बेरोजगारी निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि ये शुक्र के राहु के नक्षत्र पर ये ग्रहण हो रहा है और राहु का अपना प्रभाव इस समय कलिकाल में राहु का ही प्रभाव है। भ्रम पैदा करना और अपने लक्ष्य पर यकायक काबिज होकर उसको पा लेना, ये दोनों चीज़ें राहु की विशेष योग्यताएं हैं। अच्छा। तो राहु के कारण होगा ये कि कुछ देश जो अवसर का लाभ उठाना जानते हैं वो लाभ उठाएंगे, वही देश के भीतर भी उसी प्रकार की स्थिति होगी। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े अवसर खुलेंगे, लेकिन कुछ लोगों को इसका बड़ा दुष्परिणाम भी भोगना होगा। महंगाई से लोगों को मुक्ति मिलती नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने और कई टॉपिक मिस हो गए बीच में। तो मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण है और सूर्य का जो विषय है वो सत्ता है, तो सत्ता पे सबसे ज़्यादा असर होगा, सेलिब्रिटीज़ पे सबसे ज़्यादा असर होगा, मीडिया पे सबसे ज़्यादा असर होगा। तो इनको अपना अस्तित्व तो बचाना कठिन होगा, पहला। दूसरा, बाजार को अगर हम देखें तो बाजार में जो रस वाली चीज़ें हैं, जैसे दूध है, शहद है, जूस हैं, ये महंगे हो जाएंगे, तो बाजार में अस्थिरता रहेगी और सत्ता में अपनी शक्ति को बचाना मुश्किल होगा। जो जहाँ सत्ता में है उसे बनाए रखना कठिन होगा। तो भारत की कुंडली के अनुसार यदि हम सूर्य ग्रहण का विश्लेषण करें तो छठम राशि, छठम स्थान जो होता है कुंडली का, उसमें तुला राशि आ रही है जिसमें सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो छठा घर जो होता है ऋण, रोग और शत्रु के लिए होता है, सभी विद्वजन सहमत होंगे इससे। तो आने वाला जो समय है, जो ये सूर्य ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो बीमारियों से संबंधित रहने वाला है, यानी कि बीमारियों का जो प्रकोप है, महामारी का प्रकोप है वो बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला है तो आप तो डरा रहे हैं? नहीं, डरा नहीं रहे हैं हम, नहीं। देखिए दो चीज़ होती है, अगर आदमी को कुछ पता चल जाता है ना कि ऐसी होने वाली है तो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, वो कहीं ना कहीं सावधानियां बरतना शुरू कर देता है। त्योहारों का जो ये मौसम है, लोग जो बेफिक्र होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं, थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों स्वास्थ्य को लेकर ध्यान, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। दो चीज़ है अभी, एक तो हमें स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना चाहिए, महामारियों को लेकर जो उसकी आने वाली जो महामारी उसको हम सचेत रहेंगे तो उसमें हमें लाभ मिलेगा। भारतवर्ष में आंशिक सूर्य ग्रहण है और उत्तर पूर्वी कई राज्यों में ये इसका असर भी कम है। एक बात यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कहा जाता है अगर सूर्य को, पृथ्वी से सूर्य की किरणों को कुछ समय के लिए अगर हम हटा दें तो पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी कुछ समय में ही। तो आप ये देखिए सूर्य ग्रहण का बहुत ज़्यादा असर, बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर होता है। लेकिन राखी जी ने एक बात कही थी कि साथ ही में हम कैसे उस वक्त अपना बचाव करते हैं, क्योंकि कर्मों का प्रभाव तो डेफिनेटली है ही। वो कहते हैं सुरबिन मिलेना सरस्वती, गुरुबिन मिलेना ज्ञान, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो डेफिनेटली अगर आप अपनी प्रोटेक्शन लेके चलेंगे, ये मनन, चिंतन, आत्म संवाद और अंतर्मुख होने का समय है, जो कॉन्शियस मर चुकी है लोगों की अंतरात्मा। देखिए रिचुअल से तो आप कितनी पूजा पाठ, कोई भी मंत्रों का उच्चारण कर लें, लेकिन आप सबका मंगल नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे जितने सब बैठे हैं, मैं अगर सबका मंगल सोचूंगी तो मेरा मंगल स्वयं बहुत होगा। अच्छी बात। अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, मैं उस पर अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। दरअसल एक बात निकलकर सामने आ रही है, मुझे जो जानकारी दी गई कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस दौरान भी इसी तरीके के हालात बने थे सूर्य ग्रहण के दौरान, जो महाभारत का युद्ध हुआ था, और अभी भी उसी तरह की स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, मैं आता हूँ, बच जाता हूँ पर। हाँ, देखिए ग्रहण तो हमारे यहाँ जो शास्त्रीय और वैदिक परंपरा है उसके अनुसार एक भौगोलिक घटनाएं हैं, लेकिन हम ये कहें कि महाभारत जैसा ही होगा, लेकिन ग्रहणों का दुष्प्रभाव निश्चित रूप से होता है। जब एक समय में दो ग्रहण हो, लगातार दो ग्रहण हो, तो युद्ध की स्थिति तो पूरे विश्व में इस समय पर है। तो ग्रहण का दुष्प्रभाव इसीलिए कह रहा था, इतना विकृत नहीं है, लेकिन ये इतना विकृत नहीं है जितना हम महाभारत में 18 अक्षौणी सेना समाप्त हो गई थी, इस तरीके का योग अभी नहीं है, लेकिन ये जल्दी खत्म भी नहीं है। थोड़ा सा इसी पर जोर देना चाह रहा हूँ। भाभी, मैं आता हूँ, भाभी जी,
क्या उस तरीके के हालात फिर से बनते दिख रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। आपने जो बोला कि महाभारत के समय में वहाँ पर जो ग्रहण हुए थे 2 हुए थे 13 दिन के अंदर, ऐसा योग नहीं बन रहा, इसलिए महाभारत जैसी स्थिति नहीं बनेगी। ना ग्रहण 2 जो हुए थे 13 दिन के भीतर हुए थे ग्रहण, इसलिए में और यश के रूप में भारत के लिए आने वाला समय बहुत वर्चस्व का समय है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं कार्यक्रम के आखिरी चरण में हूं और ऐसे में आप सभी लोगों से मैं जानना चाहूँगा, सूर्य ग्रहण को लेकर जो तमाम तरह की भ्रांतियां होती हैं, गलतफहमियां होती हैं लोगों के मन में, तो उसे तो लोग दूर करें ही, लेकिन उसका अच्छा प्रभाव कैसे पड़े, इसके लिए आप में से अगर छोटे में कुछ लोग राय देना चाहें इस पर। बाकी बातें हो गई, अब इसी पर आप कहाँ बोलिए। हाँ, छोटे में। हाँ, गर्भवती माताओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षा रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए उनको उस समय पर किसी भी तरह का फल सब्जी को नहीं काटना है। ज़्यादा से ज़्यादा ओम भगवते वासुदेवाय नमः महामंत्र का जप करना है। कपड़े में फीता नहीं बांधना है और साथ ही साथ उस समय अन्न का त्याग करें। अगर त्याग नहीं कर पाए तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके अन्न को पान कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। 12 घंटे पहले जब सूतक काल शुरू हो जाता है तो जितनी भी गर्भ धारण की हुई स्त्रियां हैं उनको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं भी है, जिनके साथ जो जेंट्स भी हैं या बाकी बच्चे भी हैं, उनको सूर्य की रोशनी में नहीं जाना चाहिए। जिनको हृदय रोग है, जिनको नेत्र के रोग है, उनको खासा ख्याल रखने की जरूरत है। मानसिक जप करते रहें। सूर्य ग्रहण के समय सबसे अच्छा बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए तुलसी दल ज़रूर डाला जाता है, जल में भी, खाने में भी। और बासी खाना ना बचा के रखें। ऐसा ना हो कि ग्रहण के बाद आपने जो पहले का खाना था वो खाया। ताज़ा खाना ग्रहण के बाद बनाएं। तो चलिए, अच्छी सलाह है, ताज़ा खाना खाएं। हाँ, जनरली लोग सूर्य को नहीं देखते नंगी आंख से, क्योंकि वैसे डर लगता है, लेकिन जब ग्रहण होता है तो उत्सुकता होती है बच्चों में और लोगों में। अगर ऐसा देखना हो तो उसके लिए फिल्टर वगैरह का इस्तेमाल करें और इस समय अगर आप ध्यान करें, मंत्र करें, पूजा करें तो अच्छा रहेगा। गेहूं और बिल्कुल छोटे में, समय नहीं है सर, बिल्कुल 20 सेकंड में। हाँ। गेहूं और गुड़ का जो है दान जरूर करें और अपनी आंखों का ध्यान रखें, क्योंकि इस ग्रहण के बाद आंखों से जुड़ी समस्याएं होंगी। जी, इस पर कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? यहाँ हाँ जी, ऐसा मैं पकड़ लूं? हाँ, पकड़ लिए, छोटे में सर, लेकिन 20 हाँ, सेकंड में। ऐसा है, राहु का ग्रस्त है, इसलिए माता जी का जरूर पूजा करें, हनुमान जी का पूजा करें। ये अपने में बहुत अच्छे फल परिणाम देंगे। गर्भवती स्त्री को बाहर नहीं निकलना चाहिए, कर्टन डाल के उसकी किरण नहीं लगनी चाहिए। बच्चा अंगहीन हो जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसे जेनेटिक वो ठीक नहीं कर सकती फिर कोई भी, इसलिए उसको बच के रहना। और सबसे इम्पोर्टेंट, बचा हुआ खाना कोई रखो मत, कोई खाना बचा हुआ नहीं खाना चाहिए। ताज़ा खाना खाएं। हाँ, दूरवा अगर डाल दें या जैसे वैष्णव लोग हैं तुलसी डालते हैं, तो ये भी अपने में ठीक रहिए। तो शास्त्र कहना चाहते हैं जो सूर्य आत्मा का कारक है, लाइफ फोर्स है, अभी उस पर ग्रहण लग गया तो हमें कहा गया है कि आप ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। लेकिन बहुत से लोग नहीं करना जानते हैं, वो क्या करें? देखिए, मेडिटेशन है वो इसलिए कहा गया है कि उस टाइम पर आप चिंतन करें। आत्मा जो है उस पर ग्रहण लग गया है तो आप भीतर की तरफ जाएं, इसलिए कहा गया कि घर में रहिए, बाहर जाने के बजाय। और उस वक्त जब आप चिंतन करते हैं, जिन लोगों को साधना नहीं आती, मंत्र नहीं आते, अगर वो थोड़ी देर ध्यान में बैठे, जीवन में क्या करना है, उनके पास जो थॉट है ना वो क्लियर होंगे। ये साधना काल है और सभी लोगों को जप साधन बैठ करके भगवान का जप करना चाहिए। जो नदियों के पास में रहते हैं उनको नदी में स्नान करना चाहिए। मध्यकाल में यवादिकता दान करना चाहिए और ग्रहण की समाप्ति पर स्नान करने के बाद में जो है सब बड़ों का, ऋषियों का, पूर्वजों का, सबका आशीर्वाद लेकर के इस कार्य को करना चाहिए और यही हमारा कल्याण करता है, यही हमारी और बड़ों का आशीर्वाद तो वैसे भी बिना सूर्यग्रहण ना हो तभी लेते रहे, वो भी बढ़िया है। बिल्कुल। सूर्य पिता के कार्य कहे जाते हैं। घर में बुजुर्ग पिता या पिता रूपी व्यक्तियों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी भी तरीके की बीमारी या कोई प्रॉब्लम होती है तो खुद डॉक्टर ना बने, उन्हें सीधे डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और दूसरा कहते हैं कि उच्च पद के भी ये कारक माने जाते हैं। तो सीनियर्स ज़रा अपने जूनियर्स से ज़रा संभल करके बात कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर उनको तंग करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि शनिदेव मार्गी हो गए तो वो ज़्यादा बलवान हो जाएंगे, कहीं सीनियर्स को मतलब पंगा भारी पड़ जाएगा, जूनियर से सीनियर को खतरा ना हो जाए। हाँ, ये कह रही है। सूर्य ग्रहण में बहुत कमज़ोर हो जाता है, जो हमारे 5 प्राणों का कारक होता है और हमारी आत्मा का कारक होता है। हमारी प्राण शक्ति कमज़ोर ना हो उसके लिए आपको ध्यान की विधि, मेडिटेशन करना चाहिए। और दूसरी चीज़, सूर्य इस समय 4 ग्रहों से ग्रसित है ग्रहण के अलावा। मंगल की 4थी दृष्टि में है, शनि की 10वीं दृष्टि में है, राहु की दृष्टि में है और केतु के साथ ऑलरेडी वो नीच अवस्था में है। इस समय पर आप ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहने,
या गेरुए रंग के कपड़े पहने, जिससे जो ऊपर से बैक्टीरियल प्रभाव है उसको कम किया जाए और सूर्य को मंत्रों के जाप के माध्यम से अंदर से अपने आप को एनर्जी लेवल को हाई किया जाए और मंगल के मंत्रों का जाप और साथ में शनि के मंत्रों का जाप, राहु के मंत्रों का जाप और केतु के मंत्रों का जाप और इनका ही दान भी करना चाहिए। ठीक है, छोटे में बहुत समय नहीं है, बिल्कुल छोटा, क्या करें क्या ना करें। बिल्कुल, गेहूं और नमक का दान, जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको ग्रहण के दौरान दोनों मुट्ठी में नमक लेकर बैठना चाहिए। नमक नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट, नहाने के पानी में, ग्रहण के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, नहाने के पानी में गंगा जल डालें और उससे स्नान करें और नहाने के बाद गायत्री मंत्र का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गायत्री मंत्र का जप, दोनों में से जो भी आपकी श्रद्धा हो, आंख बंद करके शिव जी पर फोकस करके करें और एक कटोरी में घी डाल करके, कांसे की कटोरी में सिक्का डाल करके फेस देखकर दान करें। ग्रहण के समय हम आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं या सूर्य के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो वो जो भी जिस धर्म को भी मानते हैं या जिस किसी भी गुरु को मानते हैं तो उनका ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान सलाह आपने दी है। देखिए, ग्रहण में क्योंकि ये 4 घंटे 3 मिनट की अवधि का ग्रहण है और इसमें क्या कहते हैं, जो रोगी हैं, जो बालक हैं, वो दूध से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं, खा सकते हैं, शास्त्र उसको अनुमति देता है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। चलिए, आप ज्योतिषियों ने अपने नज़रिए से सारी बातें बताई हैं। अब समय नहीं है सर, समय नहीं है, अब बहुत बातें हो गई हैं। अब आखिरी 10 सेकंड। हाँ जी, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं सर। हाँ, माइक मेरे पास दीजिए आप। बहुत सही है। देखिए, पांच माताओं में से गाय जो है वो सर्व पाप सर्व अरिष्ट विनाशक है। यदि आज के दिन अगर आप अपना दान, रोटी है या जो कुछ भी आप देना चाहते हैं, गाय को खिलाने वाली बात है, पहली रोटी गाय की निकालिए। गाय में हमारे सारे देवी देवताओं का वास होता है। चलिए, यहाँ तक कि 84 लाख जितने देवी देवता। समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का यहाँ पर आने के लिए, और आपने बहुत विस्तार में सारी जानकारियां दी हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि ज्योतिषाचार्यों की नजर से तो आप इस ग्रहण को देखें ही, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि ये खगोलीय घटना है। तो सूर्य ग्रहण को उस नजरिए से भी देखिए और इसका लुत्फ भी उठाइए। डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।